हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ईबीएस के ऐसे 20 प्रश्न जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है और प्रश्न आपको मिलेंगे कुछ पेडागोजी के भी प्रश्न मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के भी प्रश्न मिलेंगे। एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईबीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार का सीखना ईबीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना, ब्योरों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना या फिर रटकर सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए बी सी डी यहाँ ऐसे देखने को मिला है कि केवल ए बी या फिर सी। बी ऑप्शन है केवल ए और बी, और सी ऑप्शन है केवल बी तथा सी, और डी ऑप्शन है केवल क्या है भाई, केवल बी, सी तथा डी। तो यहाँ पर लॉक करिएगा कि यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, आप ईबीएस पढ़ रहे हैं। जब आप ईबीएस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का सीखना ईबीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो स्वयं करके सीखना, ब्योरों द्वारा सीखना, परिभाषा क्या हमेशा रटने पर बल देते हैं, रटने पर। ठीक है, और डी ऑप्शन है रटकर सीखना। तो रटकर सीखना ही तो नहीं है। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को रटने की शिक्षा अपना दीजिए। ठीक है, क्योंकि रूट लर्निंग को एनसीएफ 2005 अवॉइड करता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और बी ऑप्शन है ब्योरों द्वारा सीखना। तो ए और बी किस में है आप लॉक करिए। तो ए और बी यहाँ पर बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर है केवल ए और बी, इसलिए हम बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। जब भी परिभाषाओं की बात की जाए, परिभाषाएं हमेशा रटने पर बल देती है। अगर यहाँ पर उदाहरण होता तो आपका सही हो जाता। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। आप इस जो है फैक्ट को समझ पा रहे हैं कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी, कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों को ज्ञान से जोड़ दीजिए आप, और बच्चों को कक्षा के बाहरी जीवन से भी शिक्षा दीजिए, यानी कि पाठ्यक्रम से बाहर कुछ सिखाइए। और डी ऑप्शन है कि जहाँ बच्चे रहते हैं स्थानीय ज्ञान, जो बच्चे कुछ सीखकर स्कूल आते हैं उनके ज्ञान से आप विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़िए। इसलिए यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? केवल डी या फिर केवल ए, केवल ए और डी या फिर ए, सी और डी। बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? ए, सी और डी यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से भी जोड़ेंगे क्या आप? बताइए, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपको लगेगा, ऐसा लग रहा है सारा सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कि ए, सी और डी। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 है कि स्थानों, अगर हमें स्थानों के बारे में जानकारी चाहिए, दूरियों के बारे में, दिशाओं के बारे में, तो उस स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाता है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या फिर ग्राफिक कौशल, क्या कहलाएगा? अगर हम जहाँ पर स्थानों, दूरियों और दिशाओं के बारे में सीखेंगे तो वो हमारा कहलाएगा दिशात्मक कौशल। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करिए। सीटेट आपका ऐसे प्रश्न पूछेगा, जिस तरह से यहाँ पर प्रश्न है, इसलिए हम यहाँ पर हर तरह के प्रश्न लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़ों को चुनिए जो मच्छरों द्वारा फैलता है। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, और फिर चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो यहाँ पर देखिए, जो मच्छरों द्वारा फैलता है वो तो आपका एक होता है मलेरिया। ठीक है, एक होता है आपका मलेरिया। तो आप इस ऑप्शन को कट करिए और इस ऑप्शन को कट करिए। तो यहाँ पर आपको ए और सी में देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हैजा तो नहीं फैलता है ना मलेरिया द्वारा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया और डेंगू मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोग हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी तेज होती है, यानी कि श्रेष्ठ होती है, कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। यानी कि 4 गुना दूर है वह पक्षी, तब भी चीज़ों को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि हमारी तुलना में, हम मनुष्यों की तुलना में वह ऐसा कौन सा पक्षी है जो चीज़ों को 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। तो कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध, कलचिड़ी और गरुड़ और बसंत गौरी या फिर कौवा। तो कौवा और क्या कहते हैं, उल्लू वाला ऑप्शन को सबसे पहले आप कट करिए। सीटेट में सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है आप ऑप्शन को कट करना सीखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर चारों ऑप्शन को आप लेके चलोगे तो ऐसे आप ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे। जो आपको लगे कि नहीं हो सकता, सबसे पहले उसको निकालिए, उसके बाद 1-2 जो बचता है उसमें आप चूज करिए कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। तो कलचिड़ी और गरुड़ देख लीजिए, कलचिड़ी जो होता है वो तो इंडियन रोबिन, तो वो तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी काट दीजिए। तो चील और गिद्ध, चील और गिद्ध क्या होते हैं कि हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन क्या, निगेटिव, आंसर क्या टिक करेंगे आप, निगेटिव। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए नहीं है, जिससे संबंधित नहीं है। एकीकृत, हम चीज़ों को एकीकृत करके पढ़ाते हैं क्या, प्रक्रिया द्वारा पढ़ाते हैं क्या, निरंकुश द्वारा या फिर वैचारिक धारणात्मक द्वारा। तो देखिए चीज़ों को हम एकीकृत करके पढ़ाते हैं, चीज़ों को हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, प्रक्रिया द्वारा पढ़ाते हैं, वैचारिक धारणात्मक द्वारा पढ़ाते हैं, लेकिन ये निरंकुश कहाँ से आ गया, कोई इसका काम पर्यावरण अध्ययन में नहीं है, इसलिए यही क्या है, यही निगेटिव है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है, या फिर नदियों में प्रदूषण से संबंधित है, घटता बढ़ता जल स्तर से संबंधित, या फिर वायु प्रदूषण से संबंधित। रेड डाटा बुक है क्या, रेड डाटा बुक में क्या आंका जाता है ना। रेड डाटा बुक जो होता है वो विलुप्त के करीब जितने भी जीव होते हैं, वो चाहे जीव हो गए चाहे पेड़ पौधे हो गए, विलुप्त के करीब जो भी चीज़ें होती हैं उनको आंका जाता है रेड डाटा बुक में, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विलुप्त के करीब जीव जो होते हैं वो रेड डाटा बुक से संबंधित होते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो देखिए असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मेघालय में। लॉक करिए डी ऑप्शन को कि यह पौधा पाया जाता है मेघालय में। कभी कभी प्रश्न आपको स्टेटमेंट टाइप का दे दिया जाएगा, कभी फैक्ट दे दिया जाएगा, और पहले कभी ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसको फैक्ट चुनने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, जो कि हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। क्लियर। ये पौधा होता कैसे, तो ऐसे घड़े जैसे, इसका जो मुख होता है वो घड़े जैसे होता है, ऐसे खुला, जैसे ही इसमें कोई कीड़े बैठते हैं वैसे ये बंद हो जाता है। ठीक है, चालाकी से कह सकते हैं, चालाकी से फांस कर खा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गाँव है। इस गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के नाम से पड़ा। ठीक है, उस गांव का ही नाम है खेजड़ी। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। लॉक करिए बी ऑप्शन को कि राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता है, पानी की कमी होती है, और ये पौधा ऐसा है
कि इसको उगने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर के काम आती है। इसको जो फल और फूल होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है ना। और इसकी जो छाल होती है किसकी, खेजड़ी की, वो दवा के रूप में काम आती है। यानी कि सारी चीज़ें इसका काम की ही चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि झूम खेती कैसी खेती है। झूम खेती कैसी खेती है। जैव खेती है, काट और दग्ध खेती है, कीटनाशक और का सीमित उपयोग करने वाली, या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो झूम खेती कैसी खेती है। सबसे पहले तो झूम खेती कहाँ होती है। झूम खेती होती है आपकी पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में, है ना। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में। और झूम खेती कैसी खेती है, तो काट और दग्ध खेती है। काट मतलब फसलों को या फिर पेड़ पौधों को काटो और जला दो, है ना। पेड़ पौधों को काट कर उसको जला दिया जाता है और जो राख होती है उससे जो है खाद के रूप में उस राख का उपयोग किया जाता है। और एक जो है खेत तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं झूम खेती। क्योंकि काटो और जलाओ, काट के फसलों को जला के वहाँ पर दूसरी फसल उगाई जाती है, उसको बोलते हैं झूम खेती। ठीक है, काट और दग्ध खेती, काटो और जलाओ। यहाँ पर कभी भी आप कीटनाशक नहीं मारिएगा, काट और दग्ध खेती ही मारिएगा। झूम खेती कहाँ होती है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में होती है। प्रश्न नंबर 11 है कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग में किया जाता है। आप सभी को पता है सौंफ, मेथी, लौंग या फिर अफीम। तो आप जब दांत दर्द कभी होता है तो आप सबसे पहले घरेलू उपचार करते हैं लौंग, है ना, दांत के नीचे दबा देते हैं लौंग। प्रश्न नंबर 12 है कि किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। खेजड़ी और आम। सबसे पहले तो नीम। आप सभी को पता है कि जो नीम का वृक्ष होता है उस पर दीमक नहीं लगती। नीम किस में है, इसमें देखिए खेजड़ी और आम है, नीम और कीकर है, और आंवला होना चाहिए, आंवला और नीम है। तो इसमें भी नीम और इसमें क्या है, नीम नहीं है। नीम वाला अब काटिए। अब 3 है, बी, सी और डी, सभी में नीम है। आप सभी को पता है कि जो आंवला होता है उसमें भी क्या लगता है, दीमक। आंवले पे देखे होंगे बहुत सारे दीमक लगते हैं, इस ऑप्शन को भी काट दीजिए। बबूल पे भी दीमक लगते हैं, लेकिन कीकर देखें आप, कीकर का वृक्ष, उस पर दीमक नहीं लगते। नीम में दीमक नहीं लगते। अगर ऑप्शन होता है यहाँ पर खेजड़ी और नीम, तो ए ऑप्शन आपका बेस्ट रहता है, क्योंकि खेजड़ी के पौधे में भी दीमक नहीं लगते और नीम के पेड़ में भी दीमक नहीं लगते। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीम और कीकर। प्रश्न नंबर 13 है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोग को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। बांस के घर बनाने चाहिए, या बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर होने चाहिए, मिट्टी और फूस के घर घर होने चाहिए, सपाट छत वाले लकड़ी के घर होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र जैसे असम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर छतें कैसी होनी चाहिए, बांस की होनी चाहिए, फिर बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर होने चाहिए। तो यहाँ पर मिट्टी के घर तो राजस्थान में होते हैं, मिट्टी के घर राजस्थान में होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर होने चाहिए। क्योंकि असम में जो घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊपर रहते हैं, और सपाट छतें उसमें होती है। ढालू छत वाले मतलब घर होते हैं जिससे कि पानी रुके नहीं, नीचे जाए। और बांस के घर होते हैं, बांस के खंभे होते हैं जो 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल होना चाहिए भाई, जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। इसमें से वो कौन सी जगह उचित रहेगी। यानी कि सलीम 1 से 5 प्राथमिक स्तर के बच्चों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। उसके लिए वह कौन सी जगह उन बच्चों को ले जाए। जल संचय यंत्र ले जाए, या फिर जोहड़ ले जाए, बावड़ी ले जाए, फिर खेजड़ी ले जाए। वो कौन सी जगह बच्चों को ले जाए जहाँ पर बच्चे अच्छे से
समझ सके। आप सभी को पता है कि फील्ड ट्रिप के माध्यम से बच्चे जो चीज़ देखते हैं वो अच्छे से सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। आप समझ गए होंगे कि सलीम जो है बच्चों को जल विषय पढ़ाना चाहता है और वो इस प्रकार से बच्चों को किस स्थान पर ले जाए कि बच्चे अच्छे से समझ जाए। तो जल संचय यंत्र ले जाए जहाँ पर जल एकत्रित होता है, बिल्कुल सही ले जाएं। जोहड़ ले जाएं जो कि ऐसे तालाब टाइप का होता है जहाँ पर जल होता है। बावड़ी ले जाएं जो कुआं जैसे होता है, या फिर खेजड़ी ले जाएं। बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको कौन सी जगह ले जाएं भाई बताइए। ये ऑप्शन जो रहेगा आपका ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। कौन सी जगह ले जाएं बताइए। खेजड़ी भी ले जाएं क्या? खेजड़ी भी ले जाएं, जल्दी से कमेंट करिएगा। खेजड़ी भी ले जाएं तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा ए, बी और सी जाएगा। ए, बी और सी जाएगा। ए, बी, सी इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ए, बी और सी कर लीजिएगा आप। जो डी ऑप्शन है यहाँ पर ए, बी और सी कर लीजिएगा, क्योंकि जल संचय यंत्र ले जाएं जहाँ पर जल एकत्रित होता है, बच्चे वहाँ देखेंगे। जोहड़ ले जाएं, वहाँ देखेंगे जल। उसके बाद बावड़ी ले जाएं, वहाँ देखेंगे जल। लेकिन एक खेजड़ी क्या है? खेजड़ी एक क्या है? खेजड़ी एक वृक्ष है भाई। खेजड़ी एक वृक्ष है, यहाँ पर ले जाने से जल थोड़ी ना जल के बारे में। तो खेजड़ी एक वृक्ष है, ये कोई जल वाला स्थान नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है कि सलाथ अपने जीवन काल में एक दिन में, दिन होना चाहिए तो बहुत मिस्टेक है, एक दिन में कितने घंटे सोता है सलाथ? सलाथ में कैसे आपको फैक्ट पूछा जाएगा कि यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन के 17 घंटे पेड़ों से लटक कर उल्टा सोता रहता है, पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता रहता है ना। तो कितने घंटे? आपको आंसर मिल गया कि 17 घंटे। कैसे सोता है? तो पेड़ों से उल्टा लटक कर, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? अभी आपने पढ़ा कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। उसका मुख कैसे होता है? तो घड़े जैसे होता है। डी ऑप्शन को आप लॉक करिए। घटपर्णी पौधा जिसको बोलते हैं नेपेंथिस पौधा, ठीक है। जिसको बोलते हैं नेपेंथिस पौधा। प्रश्न नंबर 17 है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि आपको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लॉक करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। बिल्कुल, अगर राजस्थान में पाया जाता है तो राजस्थान में क्या होती है? पानी की कमी होती है, वहाँ पर वर्षा कम होता है, तो रेगिस्तानी इलाका हुआ, ठीक है। लोग इसके फल पकाकर खाते हैं, इसके फल को पकाकर खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, है ना। और इसे बढ़ने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है भाई। ये तो क्या है? गलत है। इसे बढ़ने के लिए अगर उस इलाके में जल ही नहीं है ज़्यादा तो इसे बढ़ने के लिए जल कहाँ से लाएंगे? और इसकी छाल का प्रयोग औषध के में किया जाता है। इसके फूल की सब्जी, फल को पकाकर खाते हैं, फूल की सब्जी बनाई जाती है, और इसका की जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर के काम आती है, इसकी जो छाल होती है वो औषधि के रूप में काम आती है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा और डी ऑप्शन, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। तो ए, बी और डी किस में है? यही सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी। ए, बी और डी किस में है? डी ऑप्शन को लॉक करिए, ए, बी और डी, ठीक। जब भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेंगे, जिसमें से आपको देखना होगा सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन जैसे है, इसे बढ़ने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, और कहीं कहीं ऐसे पूछा जाएगा इसे बढ़ने के लिए बिना जल के बढ़ता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे दिए जाएंगे, आप इनको समझना पड़ेगा आपको। प्रश्न नंबर 18 का कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाता है? और यह एक ऐसा प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता पक्षी, शकरखोर, बजा या फिर कलचड़ी, जिसको बोलते हैं इंडियन रॉबिन, है ना, जिसको बोलते हैं इंडियन रॉबिन।
तो यहाँ पर हो जाएगा कलचड़ी। ठीक, प्रश्न नंबर 19 है, ईबीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किस में मदद करती है? पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना, बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में उदाहरण पेश करना, दी गई जानकारी और ब्यूरो से सीखना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना। यहाँ पर क्या है भाई, स्टेटमेंट कोई नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि ईबीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किस में मदद करती है? तो इसमें देखिए, बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में उदाहरण पेश करना है। तो बड़ी संख्या, यहाँ पर जब भी संख्या की बात आए वो आपका गलत हो जाता है ना। दी गई जानकारी और ब्यूरो से सीखना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है कि ईबीएस की एकीकृत प्रकृति के लिए कि किस में मदद करेगी, वो होगा पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना। क्योंकि जो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के बच्चों को अधिगम सिखाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह है। और डी ऑप्शन है गलत है, क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट किया होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। भाई बच्चे जैविक नहीं होंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? सही है या फिर गलत है? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, सही है क्योंकि यह आदर्श परिवार है। तो ये गलत है। क्या यही आदर्श परिवार है जो जॉइंट फैमिली और आदर्श परिवार नहीं? तो इसलिए सही वाला ऑप्शन का काट दीजिए, ये भी गलत है ना। अब गलत ए और डी में आपको देखना है कौन सा सही है। तो एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। क्या एक परिवार यही परिवार है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं? है ना, और भी बच्चे होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं ना। तो ये कथन कैसा है? जो है ये गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। क्योंकि एक होता है आपका ये जो है एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार, जिसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। जब आप तो जॉइंट फैमिली, पहले के टाइम पे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा भी लगता था, जिसमें दादा, दादी, चाची, चाचा, मम्मी, पापा, बच्चे सब होते थे, है ना। तो जॉइंट फैमिली रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी। और अब क्या, उसमें बच्चे का जो विकास होता था, जो बच्चे बोलते थे बहुत अच्छे से उनका विकास होता था, उनकी जो शारीरिक विकास होता वो कम होता था, लेकिन वो बोलने में बहुत जल्दी बोलना सीख जाते थे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। आजकल के टाइम पे क्या होता है कि कम लोग होते हैं तो बच्चे बहुत देर से बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन की गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, है ना। तो यही आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासरूम।